हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। जो 11th फिजिक्स का फर्स्ट बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है। ग्रेविटेशन मतलब अगर हमारे पास एटलीस्ट 2 मासेस हैं या उससे ज़्यादा मासेस हैं तो मासेस एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन की वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम क्योंकि एग्जाम्पल देते हैं तो हम लेते हैं एटलीस्ट 2 मासेस। तो सपोज हमारे पास है एक मास है m और दूसरा मास ये है m1 और दूसरा मास है m2 और इनके बीच में डिस्टेंस है r। m1 m2 और इनके बीच में डिस्टेंस है r। तो हमारे पास ग्रेविटेशन जो फोर्स है, ये ग्रेविटेशन फोर्स होता है एक, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के मल्टीप्लिकेशन के, मतलब दोनों मासेस का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। तो मासेस के प्रोडक्ट मतलब कैसे? तो जो मासेस हैं वो मतलब सपोज ये मास है और 2 मासेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ ये क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहे? अभी हम इनको फ्री स्पेस में छोड़ें, ऐसा तो ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये होता है स्पेस में 2 मासेस अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे तो हम स्पेस के टर्म्स में बात करते हैं, वैक्यूम के टर्म्स में। तो यहाँ ये क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहे? यहाँ ये इस वजह से अट्रैक्ट नहीं कर रहे क्योंकि अगर बॉडी अट्रैक्ट करेंगी बड़े मासेस की तरफ, जितना बड़ा मासेस होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, उतना ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होगा। तो यहाँ ये हमारे पास एक मास है ये वाला ब्लैक मार्कर और दूसरा मास है ये। तो जो बड़ा मास हो, बॉडी किसके पास जाएगी? बॉडी जाएगी जो है बड़ा मास, मतलब ये एक तरफ ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ, और एक तरफ ये छोटा सा मार्कर। तो अर्थ कितनी बड़ी है, उसका फोर्स ज्यादा है, उसका फोर्स वेक्टर ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है। अर्थ क्या इसकी तरफ आएगी? अर्थ इसकी तरफ आती अगर ये बहुत बड़ा होता, छोटा भी है तो भी आएगी, बट क्योंकि वो इतना छोटा है मास अर्थ के कंपैरिजन में, तो वो हमें पता नहीं है ना। तो ये हमारे पास ये मार्कर हुआ और ये अर्थ हुई, तो मार्कर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब 2 मासेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, मतलब ग्रेविटेशन। मासेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं मतलब ग्रेविटेशन, और इनका प्रोडक्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के। जो ग्रेविटेशन फोर्स है, दोनों मासेस का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉडी अट्रैक्ट करती है जो बड़ा मास है उसकी तरफ, बिग मास है उसकी तरफ। और अब हुई ये इसकी डिस्टेंस की बात। तो इसकी डिस्टेंस इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हमारी हुई इक्वेशन 1 एंड ये हुई हमारी इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 एंड 2 1 एंड 2 हमारे पास फॉर्मूला आया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। अगर हम इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को, मतलब साइन को हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। उस कांस्टेंट को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो एक और एग्जांपल है, अभी हमने देखा कि ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन
मतलब दो मासेस होते हैं या ज़्यादा मासेस होते हैं, दोनों मतलब सारे मासेस अट्रैक्ट करते हैं और जो बड़ा मासेस है उससे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल हम वैक्यूम या फ्री स्पेस में देख सकते हैं। तो ये मासेस m1 और m2 है और इनके बीच में लगने वाला फोर्स इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो ये हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2। सो F हमने फिर इसका साइन हटाया और हमने एक कांस्टेंट लगाया, इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है G इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। तो यहाँ वही बात, ये अगर हमारे पास ये हमें समझ आया कि अब बड़े मासेस की तरफ अट्रैक्ट करेंगे ज़्यादा मासेस की तरफ, तो सपोज ये कोई बहुत बड़ा मासेस है बहुत छोटा है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा इससे अट्रैक्ट करने के बजाय, बट ये इससे भी अट्रैक्ट करेगा क्योंकि यहाँ वैक्यूम नहीं है, ऐसा इससे भी अट्रैक्ट ये करता है, बट क्योंकि यहाँ बड़ा मासेस है तो दोनों इसके तरफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं यहाँ। तो हमने देखा अगर एग्जाम्पल कि एक बीच में ये मास है और ये एक रिंग है और ये यूनिफॉर्म है, रिंग मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और ये कोई बड़ा मास है यहाँ और ये भी मास है यूनिफॉर्म। सो ये अट्रैक्ट करेगी थोड़ी 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 सबसे, बट इधर का वेक्टर ज़्यादा बड़ा होगा सो ये धीरे धीरे इधर की तरफ मूव करेगी। सो हमने देखा कि किस तरीके से बॉडी जो ये हमारी सपोज ये m1 हुई और ये m2 हुई, तो किस तरीके से बड़े मास की तरफ मूव करती है, जबकि ये भी मास है, ये भी छोटे छोटे dm से मिलकर बना है, ये भी m1 m2 ऐसा मिलकर बना है, dm1 dm2 ऐसा इस तरीके से। बट यहाँ भी थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करी, इसके वेक्टर इधर भी है बट इधर ज़्यादा बड़ा वेक्टर है तो इधर की तरफ मूव किया। ये इसके साइन बनाया है मैंने इधर की तरफ मूव करने के लिए, ना कि ये साइन है मास एक वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा नहीं है। तो ये है मास एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम यूनिवर्सल कांस्टेंट। सो ये जो फोर्स है इसका फोर्स का यूनिट तो हमेशा न्यूटन होता है, बट यहाँ हम यूनिट की बात करते हैं इसकी, इस ग्रेविटेशन कांस्टेंट की। सबसे पहले इस यूनिट की बात कर लेते हैं, इसकी यूनिट। तो न्यूटन हुआ ये मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, मतलब केजी न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओ मीटर नहीं, ये हमारे पास न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर अपॉन ये m1 और ये m2, फिर दोनों मासेस मल्टीप्लिकेशन हुआ, मतलब ये भी केजी ये भी केजी, केजी स्क्वायर। अब हम इसका निकालते हैं डायमेंशन। सबसे हम निकालने हैं इसका डायमेंशन। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसका डायमेंशन, इधर से भी देख सकते हैं। न्यूटन होता है उसका डायमेंशन होता है mnt -2, और मीटर स्क्वायर मतलब L2 अपॉन केजी स्क्वायर मतलब m स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ये 1 है और ये ऊपर आएगा 1 -2 से -1 हो जाएगा, और ये L और L2 ये L3 हो जाएगा, और ये t-2 है। तो ये हुई हमारी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो उसकी जो यूनिट हुई वो तो हुई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, और उसकी डायमेंशन हुई m-1 L3 और t की पावर -2, ये हुई इसकी डायमेंशन। अब हम बात करते हैं जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हाँ, अभी इनकी वैल्यू लिख देते हैं इसकी वैल्यू जी की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर।
ऐसे इधर से निकाल सकते हैं, न्यूटन हुआ ये मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये ऐसा हुआ। और क्योंकि हमने एग्जांपल यहाँ लिया था अर्थ, तो अर्थ का हमारा जो रेडियस है, क्योंकि यहाँ से अर्थ का रेडियस ये बाहर, क्योंकि हम सरफेस पे हैं, तो अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर। सो ये 6400, 2 जीरो हुई है और किलो में हुई 3, तो ये हुआ 5 जीरो और ये मीटर, ये हुआ मीटर। और जो मास है अर्थ का मास, अर्थ इतनी भारी है, मतलब 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg, यह अर्थ का मास। तो ये हमारा हुआ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, जो F इज इक्वल टू कितना फोर्स लगता है, मतलब अमाउंट ऑफ फोर्स दो मासेस के बीच में जब हम ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये है उस फोर्स की वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले से। और ग्रेविटेशन का मतलब दो मासेस होते हैं उनके बीच में फोर्स लगता है टुवर्ड्स टू जो बड़ा मासेस है उसकी तरफ ज़्यादा। वैसे बड़ा मासेस भी छोटे की तरफ आता है, दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं। जितना बड़ा मासेस होगा उसका एक्सेलरेशन उतना कम हो जाएगा ना, छोटे मासेस का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा बड़े मास की तरफ। तो ये है, तो ये हमने देखा, ये दो इक्वेशन, फिर हमने फॉर्मूला और ऐसे कांस्टेंट की यूनिट और फिर इसकी डायमेंशन। ये हुई हमारा कि जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर, और 6400 किलोमीटर होती है रेडियस अर्थ की। मास अर्थ का 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल एक। एग्जाम्पल है कि हमारे पास दो मासेस हैं, तो कितना कितना एक्सेलरेट होंगे एक दूसरे की तरफ। एक सपोज इसमें से अर्थ ही है, अर्थ मतलब 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg, और ये डिस्टेंस हुई, डिस्टेंस मतलब इतनी दूर नहीं है, ये अर्थ है तो बहुत बड़ी अर्थ, और यहाँ कहीं इसका छोटा सा, यहाँ ये क्योंकि दिखेगा नहीं तो हमने जूम कर दिया, तो सपोज यहाँ है ये, और 5 kg का है ये, सपोज ये 5 kg का है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 6 मल्टीप्लाई 10⁻5। यह 4 मल्टीप्लाई 10⁻5 मीटर। हमें बताना है इसका एक्सेलरेशन इस मास की तरफ, क्योंकि हमने भी देखा था कि तो मासेस अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है इसकी तरफ और इसका एक्सेलरेशन कितना है इसकी तरफ। तो इसका देखते हैं हम एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें चाहिए होता फोर्स, कि F इज इक्वल टू एम में, और F अपॉन एम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो A1 है तो हमें फोर्स तो चाहिए, क्योंकि इनके बीच में कॉमन फोर्स लगेगा, कॉमन फोर्स अपॉन m1, और ये टू की वैल्यू है कि फोर्स अपॉन m2। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं फोर्स। F इज इक्वल टू जी m स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। तो हम बात कर रहे थे कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट कैसे है। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है क्योंकि
इसकी जो वैल्यू है इसकी जो वैल्यू है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है जी, ये वैल्यू ये वैक्यूम में, एयर में, वाटर में, हर जगह सेम है। ऊपर से ये जो लो है इनवर्स स्क्वायर लो है, सो इनवर्स स्क्वायर लो जितने भी होते हैं वो ये कंजर्वेटिव टाइप का भी फोर्स है, कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लो को फॉलो करता है। तो कंजर्वेटिव का मतलब पाथ इंडिपेंडेंट, तो ये यूनिवर्सल इस वजह से है वे क्योंकि वैक्यूम, एयर, वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सेम वैल्यू है इसकी, तो इसीलिए ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं है मीडियम के अकॉर्डिंग, तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और हम बात करते हैं इसकी वैल्यू रख देते हैं इसमें 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11 मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ 6.24, सो ये मास ऑफ अर्थ है और ये जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, ये मास 5 अपॉन रेडियस स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 इसका स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है ये सारा कैलकुलेशन के बाद आएगा 9.8, तो हमने इसको लिखा 10, तो हमारे पास आएगा 50 न्यूटन। हमने 9.8 के करीब आएगा 9.7 या कुछ, तो हमने उसको लिख लिया 10 9.8 को, तो ये हमारा होगा। इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं, अगर जी जो है हमको लिखना है और ये अर्थ है और जो रेडियस है अर्थ की वो डिस्टेंस है, तो हम फॉर्मूले को ऐसा लिख देते हैं F इज इक्वल टू एम जी। तो ये मास हुआ, ये जी हुआ जी, और ये मास हुआ जी हुआ, यहाँ मास हुआ एम जी। तो ये हमारा जी हुआ, मास हमारा 5 इंटू 10 50। हम वैल्यूज पुट करते हैं, ये हमारा एफ A1 हमें निकालना है, मतलब 50 अपॉन M1 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24, तो हमारा आएगा 6 पॉइंट, ये हमने फिर पॉइंट लगाया 2 आया, फिर 6 दिया 18, फिर 2 आया, फिर 6 दिया 18, ऐसा कुछ, मतलब -24 ये A1 आएगा। फिर A2 आएगा हमारा, A2 ये इसका एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स हमारा भाई 50 और एक्सेलरेशन ये 5, फोर्स 50 एक्सेलरेशन 5, मास 5 हमारा, तो ये हमारा आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर A2। ये A1 ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर 8.34 ऐसा कुछ, 333 तो हमने लिख दिया 4, वैसे 33 है तो 33 यही मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -24। तो ये हुआ हमारे पास एग्जाम्पल इसका। अब हम देखते हैं आगे जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं उनके ऊपर। इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है, वैसे ही फोर्स के ऊपर ही, फॉर्मूले के ऊपर ही। फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज F, नाउ इफ द masses आर डबल एंड डिस्टेंस इज हाफ, फाइंड द न्यू फोर्स। तो सबसे पहले हमारे पास दो पार्टिकल हैं mm मासेस के, उनके बीच में फोर्स है F, और अगर मासेस डबल किए गए और उनके बीच में डिस्टेंस वो हाफ कर दी, तो न्यू फोर्स बताना है हमें। तो ये सपोज M1 है और ये M2 है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। तो इनके बीच में हम देखते हैं फोर्स कितना आएगा। सो F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स आएगा। इसके बाद
अगर मासेस डबल कर दिए तो मतलब 2m1 कर दिया और डिस्टेंस भी कम कर दी, मतलब हाफ कर दिया, दोनों मासेस डबल कर दिए। तो नया फोर्स मतलब एफ डैश, ही एफ था, इसके बाद एफ डैश हम देखते हैं, एफ डैश जी m1 के प्लेस पर 2m1 2m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो r/2 स्क्वायर, r/2 स्क्वायर। तो इसको देखते हैं, ये हमारे पास है 4g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर बाय 4। तो ये हमारे पास 4 × 4 होएगा 16 gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है वो ये है, इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं एफ डैश इज इक्वल टू 16f, मतलब 16 टाइम्स ऑफ एफ। तो हमारे पास क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म किस तरीके से लिखी जा सकती है। वेक्टर फॉर्म कुछ नहीं है, बस ऐसा है, एक मास होगा, दूसरा मास होगा, ये एक मास, इसे भी हटा देता हूँ, ये है हमारे पास, मतलब ये तो कुछ नहीं है। अब हम देख रहे हैं वेक्टर फॉर्म, जो हमारे पास फॉर्मूला था F इज इक्वल टू gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, उसका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, तो सपोज ये हमारे पास मास है m1 और ये है m2, m1 और m2, इनके बीच में डिस्टेंस है r। तो जो फोर्स लगने वाला होगा, मतलब F1 टू वेक्टर, मतलब 1 के ऊपर फोर्स है, 2 के 2m2 इस फोर्स को लगा रहा है, ये है, मतलब 1 के ऊपर फोर्स है, 2 इसका कोज है, मास 2। और अगर हम इसको देखें F21, मतलब 2 पर फोर्स है 1 के द्वारा, ऐसा। तो हम इसको सिंपली लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, मतलब इससे मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब कोई एक नंबर आएगा, और हमने लिखा है वेक्टर, हमें इसको बनाना पड़ेगा। वेक्टर को, वेक्टर का होता है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका होगा वही सेम जो इसका फोर्स का डायरेक्शन है, उसी के डायरेक्शन में। तो कैप लगा दिया हमने इसका 1 2। कैप जो होता है, मतलब सेम वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर आता है हमारा यूनिट वेक्टर, जिसको हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारा, तो ये हुआ हमारा, ये कोई मैग्नीट्यूड होता है, ऐसा मैग्नीट्यूड, और ये है डायरेक्शन। तो अगर हम सेम F21 वेक्टर की बात करें, gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये मैग्नीट्यूड हुआ, और अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो 2 1 के डायरेक्शन में ही होगा। तो वैसे अगर हमको लिखना हो तो जो कैप होता है, ऐसा कैप, तो हम उसके किसी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, मतलब ऐसा, मैग्नीट्यूड को हम ये भी बोल देंगे और मैग्नीट्यूड को हम सिंपल भी बोल सकते हैं, मोड लगा के भी और सिंपल भी। तो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर हमको मिलता है। कब मिलता है? जब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। मतलब जैसे 3i कैप हुआ और हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आई कैप आएगा खाली। इस आई कैप को ही हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। आई कैप होता है एक्स के अलोंग, वाई जे कैप होता है वाई के अलोंग, के कैप होता है जेड के अलोंग। तो ये है,
मतलब इनके यूनिट वेक्टर हैं, इनके वैल्यू एक होता है, मतलब इनके मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट डायरेक्शन मिल जाती है, ये है। बट और इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कुछ नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये है कि अगर ये मास है, ये तो हटा देते हैं, तो इसके बाद है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से मतलब है कि दो मासेस तो अट्रैक्ट करते हैं, वो हमने दो से ज्यादा कर दिए, तो हमारे पास हैं तीन मासेस, और हम उनको ऐड करेंगे। तो ऐड किस टाइप से होते हैं, सपोज ये m मासेस है और इस पर फोर्स ये F1 है, या सिंपल हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, अगर हम इसको 1 बोलें तो यहाँ 1 बोलेंगे, बट हमने इसको 1 बोल दिया, 1 वेक्टर 1। m2 तो F2 लिख दिया है, क्योंकि दोनों मासेस जो होंगे वो ऐसे ऐड होंगे जैसे मैथमेटिकली दोनों, मतलब इनका इनका एक रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा F, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। और अगर यहाँ और भी मासेस होते और इस पर हमको फोर्स निकालना होता, तो ये सारे मैथमेटिकल ऐड हो सकते हैं फोर्स, ये हम F1 F2, अगर F3 M3 होता और हमको इस पर फोर्स बताना होता तो F3 ऐसा, तो ऐसा चलते रहते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक एग्जांपल ये बड़ा फेमस है कि जब तीन मासेस होते हैं, या चार भी हो सकते हैं, तीन चार वाला बड़ा फेमस है। तो ये हमारे पास यहाँ m है, सेम सिमेट्री पर यहाँ भी m है और यहाँ भी m है। और ये इसका G पॉइंट है। हमको बताना है ये इस साइड की लेंथ a है, इसकी लेंथ a है और इसकी लेंथ भी a है। हमें बताना है फोर्स, इस पर फोर्स, इस पर कभी कभी बात करेगा इस पर तो इस पर, और क्योंकि हमें बताना है इस वाले मास पर फोर्स, तो सपोज ये लग रहा है F और ये भी लग रहा है F, या हम इसको रेड से मार्क करेंगे जो जो लग रहा है F, यहाँ हमारे पास F, ये रहा F, ये रहा F। और क्योंकि यह जो ऐसा एक ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, तो तीनों साइड के बीच में 60-60 एंगल होता है, मतलब यहाँ 60, सारा 60 यहाँ, तो बीच में यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60, ये तो यहाँ 60 एंगल हुआ है। और अब हमको इसको जोड़ना पड़ेगा, ये भी F और ये भी F, तो मतलब ये हमारे पास दो F हैं, F प्लस F प्लस 2 F F cos 60 डिग्री, यह है हमारे पास F की वैल्यू। तो मतलब GM स्क्वायर अपॉन F इज इक्वल टू G M1 M2, तो M1 M2 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो R मतलब ये रेडियस है, तो ये हमारे पास आएगा इसके ऊपर फोर्स, तो ये है। बट अभी हम अगर एंगल की बात ना करें तो ये ऐसा होगा। अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल इस टाइप से कुछ हमको निकालना पड़ेगा, तो आगे देखते हैं हम। ये हमारे पास
एफ की वैल्यू आई मतलब हाँ ए स्क्वायर आएगा, एफ स्क्वायर दूसरे वाले फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 एफ फोर्स 60 डिग्री। सो हमारे पास वैल्यू आएगी एफ नेट की, एफ इज इक्वल टू √3 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस जे। तो ये हमारे पास है एफ की वैल्यू। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब मास है कोई तो उसके पास है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, और फील्ड लाइन मास के पास उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे डेंसिटी हल्की होती जाएगी, डेंसिटी कम होती जाएगी। तो डेंसिटी का मतलब जो फील्ड लाइन है ये हमारे पास, फील्ड लाइन हमने दिखाई है, इनकी जो डेंसिटी है अगर वो लो है तो इंटेंसिटी भी लो है, हाई है तो यहाँ फील्ड इंटेंसिटी हाई है। अगर मास के पास जाने पर हाई डेंसिटी होती जाएगी लाइंस की, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो भी हाई होती जाएगी। उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो किसी किसी बुक में ये ई इसको दिखाते हैं, ई ऐसा ऐसा ई लिखकर दिखाते हैं ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, कि जब ग्रेविटेशन फील्ड होगा तो उसकी कोई इंटेंसिटी तो होगी। जैसे कोई लाइट का बल्ब होगा लाइट का, तो उसकी कुछ इंटेंसिटी भी तो होगी। तो ऐसे ग्रेविटेशन फील्ड होगा तो उसकी कुछ इंटेंसिटी होगी। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं एफ इज इक्वल टू एम जी एफ अपॉन एम इज इक्वल टू जी। और हमने इस पर लगा दिया वेक्टर। अगर हम बात करें फोर्स पर यूनिट, मतलब ये कोई 1 यूनिट के ऊपर अगर हम बात करेंगे कि हमको बताना है फील्ड इंटेंसिटी, तो हमको 1 यूनिट के ऊपर बताना होगा, 1 kg के ऊपर हमको बताना होगा। तो अगर हमारे पास फोर्स हम डिफाइन करेंगे एट दैट पॉइंट, फोर्स पर यूनिट मास इज इक्वल टू फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारे पास फोर्स पर यूनिट मास इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स पर यूनिट मास मतलब इसकी वैल्यू 1, फोर्स पर यूनिट मास एट दैट पॉइंट इज फील्ड इंटेंसिटी, मतलब जी वेक्टर। कहीं कहीं इस वेक्टर को जी ना बता के ई भी होता है, तो मैनेज करने की ई है, तो इस ई को वो बताते हैं कि जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब अगर हम ये फॉर्मूला है हमारे पास एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इसको 1 कर दें कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा, वो ऐसा लिखते हैं कि ई हो जाएगा, है ना। मैंने बस खाली ऐसा लिख दिया कि वेक्टर जी है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, बस कुछ नहीं है। तो ये हुआ हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर।
उसके बाद देखते हैं हम स्पेस टाइम फैब्रिक। स्पेस टाइम फैब्रिक, तो स्पेस टाइम फैब्रिक क्या होता है? तो इसमें कोई ऐसा समझते हैं कि जो एक फैब्रिक, एक कपड़ा, ऐसा कुछ मानते हैं, वो स्पेस टाइम है। मतलब सपोज ये कपड़ा है, ये इसको बड़ा कर दूंगा कपड़े को, ये है कपड़ा, और नहीं, ऐसा समझते हैं कि ये है, और यहाँ बड़ा हमारा सन है, सन के तरफ, और ये ग्रह हैं छोटे मोटे। तो जब हम किसी फैब्रिक के ऊपर ऐसा कुछ डालेंगे तो वो ऐसा घूमते 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 तब जाएगा, वो घूमते घूमते सेंटर पर, मतलब जहाँ गहराई है इसलिए जाता है क्योंकि उसके रीज़न बहुत सारे हैं कि फ्रिक्शन वगैरह वगैरह, और वेलोसिटी, और ये कम हो जाती है, स्पीड कांस्टेंट नहीं रह पाती, तो उसका बहुत सारे हमारे कोर्स हैं। उसको छोड़ते हुए हम बात करते हैं स्पेस टाइम फैब्रिक की, तो उसका रीज़न हुआ ये, तो मतलब जितनी इसकी गहराई है, ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी है, तो इसकी तरफ ऐसा चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसा चक्कर लगाते रहते हैं। बट हम देखते हैं, इसको डाल देते हैं, ये सन नहीं है, कोई और सा जो है, कोई और दूसरा एक सैटेलाइट है। तो यहाँ से किसी ने जो है एक छलांग लगाई ऐसा, या ये ऐसा समझते हैं कि इसके बाद हम बात करते हैं, ये हुआ स्पेस टाइम फैब्रिक, कि एक ऐसा फैब्रिक स्पेस टाइम जो स्पेस टाइम से बना हुआ है, और उस पर अगर हम कोई बाहरी चीज रखते हैं, ऐसा कपड़ा है कोई, उस पर हम कोई बाहरी चीज रखते हैं तो वो नीचे की तरफ दब जाता है, और अगर हम छोटी मोटी गोली उसके तरफ फेंकते हैं ऐसा, तो उसके तरफ चारों तरफ ऐसे वो सर्कल में ऐसा घूमती है, और धीरे धीरे उसकी रेडियस कम होती जाती है, और देन वो नीचे जाती है। तो अब हम इसमें बात करते हैं नल पॉइंट की। नल पॉइंट, तो नल पॉइंट जो है हमारा, दो मासेस के बीच में जहां उनके ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होती है, उस पॉइंट को कहते हैं नल पॉइंट। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि ये कोई छोटा है, ये बड़ा मास है, और ये कोई छोटा मास है, बहुत इनकी डिस्टेंस है, बहुत दूर, बहुत ही दूर। तो यहाँ इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हुई, यहाँ इसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हुई, ज़्यादा हुई, थोड़े दूर दूर होते होते इसकी इंटेंसिटी कम होती गई, होती गई, होती गई। यहाँ इसकी इंटेंसिटी, यहाँ इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ इसकी, यहाँ, तो इस पॉइंट पर क्या होगी इसकी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। तो इस पॉइंट की बात करें, एग्जांपल जैसे इसकी यहाँ 1000 है इसके पास, इस पॉइंट पर, तो धीरे 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 होते होते 500, 200, 250, 50 यहाँ इसके पास, और यहाँ इसके पास है 110, 100, 75, 50। तो ऐसा है कि जहाँ उस पॉइंट पर जहाँ दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इक्वल है,
तो हमसे पूछेगा कि उनका रिजल्टेंट क्या है। तो नल पॉइंट वैसा है कि जहां ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी दोनों की इक्वल होगी, इक्वल वेक्टर्स होंगे दोनों के, तो वो है नल पॉइंट। इसके बाद हम इसके ऊपर एग्जांपल एक देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा ये वाला केस। नल पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास एग्जांपल है, टू बॉडीज ऑफ मास, ये हमारे पास 100 किलो और 10,000 किलो की दो बॉडी हैं, आर एट डिस्टेंस 1 मीटर apart at what point on the line joining them will the resultant gravitational field intensity be 0, x is equal to what? तो सपोज ये पॉइंट है और x डिस्टेंस है और ये सेपरेटेड है 1 मीटर से, तो ये पॉइंट, ये डिस्टेंस होगी 1 माइनस एक्स। हमें बताना है कि ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी भी 0। तो यहाँ दो पॉइंट है, सपोज यहाँ इक्वल होती है तो इक्वल फोर्सेस होंगे, मतलब F इज इक्वल टू F1 और F2 यहाँ इक्वल होंगे, और हम कि G M 1 kg और R स्क्वायर नहीं x स्क्वायर इज इक्वल टू G। सो इसको हमने बोला m और इसको फिर बोल दिया हमने सो m 1 kg। जहां हमको डिफाइन करनी है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, वहां हम बोलेंगे क्योंकि यूनिट मास पर हम डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी को, तो हमने यूनिट मास यहाँ एक लेगा है कहीं से और हमने यहाँ रख दिया यूनिट मास 1 kg। हम इसको डिफाइन कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जीएम से जीएम खत्म, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बटे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x, 11x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 11। तो आया हमारे पास x की वैल्यू 1 अपॉन 11, मतलब ये इससे 1 अपॉन 11 मीटर दूर है और ये इससे 1 माइनस 1 अपॉन 11 मतलब 10/11 मीटर दूर है इससे। तो ये वो हमारे पास कि यहाँ इसकी फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, तो x जो है 1 अपॉन 11 मीटर है। तो ये वो हमारे पास इसके बाद हम बात करते हैं, ये रिंग है, इसके एक्सिस पर पॉइंट है P, वहां हमें बात करनी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। ये है पॉइंट P और एक यूनिफॉर्म है ये रिंग, इसमें मास है m और इसकी रेडियस r। हमें इसकी पॉइंट जो फील्ड इंटेंसिटी बताने के लिए हमने dm मास लिया और यहाँ से इसकी लेंथ हुई l, और रिंग के सेंटर से पॉइंट तक की दूरी एक्सिस पर x है और ये एंगल है थीटा। हमें बतानी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो एक तो तरीका ये है कि हम सोचें कि जो रिंग है उसके सारे वेक्टर्स ऐसे 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 वर्क करेंगे। ये रिंग है और उसके सारे वेक्टर पॉइंट की तरफ
ऐसे ऐसे एक्ट करेंगे, क्योंकि एक तो इसका वेक्टर ऐसा भी होगा, एक वेक्टर ये वाला है ऐसे एक तरफ और एक वेक्टर ये वाला वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर से कट जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली यही वेक्टर बचेगा जो ऐसे इसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा। सपोज ये रिंग है, तो ऐसे ये एक एक्सिस है हुआ ऐसा, तो इसकी तरफ पॉइंट कर रहे होंगे सारे वेक्टर। तो ये है हमारे पास, तो फॉर्मूला आएगा हमारे पास। अब हमें बतानी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो सब हमें जरूरत पड़ेगी एल की। तो एल होगा हमारा √r² प्लस s²। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर, तो √ आएगा। और एल ये हुई हमारी एल की वैल्यू ऐसा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, तो हम 1 kg का मास इसके ऊपर चेक करते हैं। 1 kg, तो 1 kg मतलब F इज इक्वल टू G m1/r²। सो जो r² है वो इस मास और यहाँ हमने लिया है, तो L हुआ L², है ना। और इसके साथ आएगा कोस थीटा, क्योंकि ये जितने भी कोस थीटा होंगे उनके साथ वर्क करेगा। ये थीटा है तो एल वेक्टर हुआ, एक इसके परपेंडिकुलर हुआ साइन थीटा, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी इसके परपेंडिकुलर साइन थीटा होगा। ऐसा हो सकते हैं ना, यहाँ साइन थीटा होगा, साइन थीटा वाला वेक्टर, यहाँ भी साइन थीटा वाला वेक्टर होगा। ये इस पॉइंट के लिए है, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए भी होगा, तो साइन थीटा वाला वेक्टर तो कट जाएगा, तो कोस थीटा वाला वेक्टर बचेगा। उसका ही हम इंटीग्रेशन करके एक ही निकाल लेंगे। इस वजह से हमने एक ही लिया है, एक ही का इंटीग्रेशन कर देंगे। जी हम एक ही में इसमें वैल्यू पुट करके और एफ की वैल्यू हमको मतलब इसकी जी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास 1 हुआ, तो ये हमारे पास जी हुआ, तो जी एम एल की वैल्यू है हमारे पास √r² प्लस x²। कोस थीटा, कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारा है ये एल, और मतलब इसका स्क्वायर होगा पहले, तो फिर ये आएगा r² प्लस x²। तो मतलब जी एम एक्स अपॉन ये इसकी पावर हो जाएगी, रूट है और स्क्वायर है, ये हट जाएगा, और इसकी पावर 1/2 और ये 1, तो 3/2। r² प्लस x² की पावर 3/2। ये हुई हमारे पास g की वैल्यू, जी एम एक्स अपॉन r² अपॉन x² की पावर 3/2। सो हमने देखा ये कैसे हमने इंटेंसिटी निकाली। मतलब हमने पॉइंट देखा और ये वेक्टर देखा, सपोज ये वेक्टर है और इसका साइन कंपोनेंट हुआ एक, इसका कोस कंपोनेंट तो ये है, इसका साइन कंपोनेंट हुआ, तो ये डिवाइड हो जाएगा। साइन कंपोनेंट इस पॉइंट के लिए साइन कंपोनेंट यहाँ होगा, इस पॉइंट के लिए साइन कंपोनेंट यहाँ होगा, डिवाइड हो जाएगा। और ऐसे ऐसे बहुत सारे मासेस हैं इसमें, तो हमने इसके लिए किया, मतलब ये फॉर्मूला आएगा। अगर हम और इस पूरे के लिए भी कर सकते हैं, मतलब फिर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि अगर हम इस तरीके से ना करें कि इसमें कोस थीटा वाला कंपोनेंट वर्क करेगा, तो हम अगर इस तरीके से ना करें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि
बहुत सारे डीएम लिए और यहाँ से इसका डिस्टेंस, एफ का फॉर्मूला, और उनको ऐड 1 1 1 1 पुट, देन उसका इंटीग्रेशन, और यहाँ इसको वेक्टर को फॉर्मूले को लिख के उन साइन कंपोनेंट को कैंसिल करके फिर हमारा कोस कंपोनेंट यहाँ तक आएगा, फिर देन हमको वैल्यूज पुट करके तभी भी आंसर ये आएगा। तो ये है हमारे पास, तो ये हुआ हमारे पास फॉर्मूला जी का। ओके भाई।